अब हम पहुंच चुके हैं नासिरुद्दीन दिलावर खां गौरी के मस्जिद को देखने के लिए। दोस्तों 1405 के वक्त में इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था और देख सकते काफ़ी सारे पिलर के ऊपर खड़ी हुई ये वाली जो इमारत है, ऐसा बताते हैं कि मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाई गई सबसे पहली जो पुरानी इमारत है वो यही वाली रही थी। और इस इमारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि परमार शासकों ने जब यहाँ पर अपना बेस डाल दिया था 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में, जिसमें से मुख्य परमार शासक रहे हैं वाकीपति, जय सिंह, कृष्णदेव, हर्षवर्धन, पृथ्वी वल्लभ मूंज, भोजराज, शंख, विक्रमादित्य, भरतरी। उन सब लोगों ने इस हिस्से के अंदर अपने काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण किया था। और मांडू के ऊपर जो पहला हमला है वो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 और 96 के बीच में किया और मालवा के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इसको अपने अधीन कर लिया। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अपना एक गवर्नर नियुक्त किया, जिस गवर्नर का नाम था दिलावर खां, और इसी व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और गौरी राजवंश की स्थापना भी करी। और इसीलिए बताते कि ये वाला जो स्थान था वो पहले मंदिर हुआ करता था और उसी को कन्वर्ट किया गया मस्जिद के अंदर। इस हिस्से में बैठकर वो लोग नमाज पढ़ा करते थे, आज के वक्त में नहीं पढ़ते हैं। तोरण द्वार जो ये बना हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक वक्त पहले माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको परमार राजा माना करते थे। और इसी के साथ में कुछ मैं आपको ऐसे पिलर दिखाता हूँ जिन पिलर के आधार पर इतिहासकारों ने इस बात का पता लगाया था कि यहाँ के पिलर का रीयूज़ किया गया है। ये जो घंटी वगैरह आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऊपर की तरफ पान के पत्ते देख रहे हैं। इस तरह के पिलर की जो कारीगरी है वो ज़्यादातर मंदिरों में की जाती थी। और इस हिस्से पे हिंदू और जैन यानी कि शैव धर्म के बहुत सारे मंदिर थे। तो ये 4 पिलर यहाँ बने हैं जिनके ऊपर वही घंटी और बेल जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन दिलावर खां गौरी ने इस स्थान को कन्वर्ट किया 1405 के वक्त में और अपने शाही लोगों की नमाज पढ़ने का ये स्थान उन्होंने तब्दील भी किया था। अब दोस्तों इसी प्रकार के छोटे छोटे जो ये आले बने हुए हैं, यहाँ पर या तो परमार राजाओं के वक्त में भगवानों की प्रतिमाएं रखी रहती होंगी या फिर घी के दीपक यहाँ जलाए जाते थे। और ये सारा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो आज के वक्त में हम इसे मस्जिद के रूप में देख पा रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि 1392 के वक्त में गौरी डायनेस्टी की नींव पड़ चुकी थी और राजधानी धार को बना लिया था। और दिलावर खां गौरी की मृत्यु उन्हीं के बेटे अलाब खान, जिनको बाद के समय में होशंग शाह गौरी के नाम से जाना गया, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी इमारतों का निर्माण भी करवाया था। और उसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम, जिन्होंने मालवा के अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया 1436 के वक्त में, और यहाँ पर खिलजी जो राजवंश है उसकी स्थापना हो गई थी। तो ये पूरा जो परिसर रहा होगा, एक वक्त पहले ये प्रदक्षिणा पथ का परिसर रहा था और आसपास की इमारतों के ही पिलर को यूज़ करके यहाँ पर मस्जिद में इसको तब्दील किया गया। तो उस समय की एक पहचान देखो आप, ऊपर वाले हिस्से पे आपको ध्यान से देखने पे त्रिशूल जैसी आकृति दिखाई देगी, जिससे पता लगता है कि ये हिंदू मंदिर से कन्वर्ट किया गया है। ये कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। उस समय जिन राजाओं के पास में ताकत हुआ करती थी ना, वो अपनी ताकत के आधार पर अपनी पहचान दिया करते थे और पहले के वक्त में ऐसा ही होता था। इसीलिए आप देखेंगे पुरानी इमारतों का कंस्ट्रक्शन पुनः निर्मित करके आधार को वही रखकर नई इमारत में तब्दील किया जाता था। और होशंग शाह ने यहाँ पे काफ़ी सारी इमारतें बनवाई थी, जिसमें से हमने हिंडोला महल को भी प्रमुख तौर पर देखा है, जिसे झूले वाली मीनार या फिर झूले वाली इमारत के नाम से जाना जाता है, और जो अपने आप में एक विज्ञान का अजब गजब जो नमूना पेश उन्होंने किया था। अब देखते हैं पास की बाकी इमारतों को। अब हम पहुंच चुके हैं नाहर झरोखे को देखने के लिए, जिसके शाब्दिक अर्थ से पता लगता है कि ये सैनिकों का स्थान होगा या फिर यहाँ पर जो शेर थे वो पानी पीने के लिए आते थे। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं जिस समय यहाँ के परमार राजाओं ने अपनी सेना को सुरक्षा देने के लिए इस स्थान का निर्माण करवाया होगा। तो इस हिस्से पे उन सैनिकों के बड़े बड़े कमरे कक्ष रहे होंगे और इसी हिस्से में उनकी पानी की सुविधा करने के लिए इस प्रकार के बड़े बड़े जो ये टैंक से
बना रखे हैं ये सारे आर्टिफिशियल हैं, जिनके अंदर पाइपों की इंटरकनेक्टिंग है और इंटरकनेक्टिविटी की वजह से यहाँ का जो गार्डन था वहाँ पर फाउंटेन सिस्टम और नाली सिस्टम भी आप आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि राजाओं के वक्त में जो सैनिक थे ना, वो अपनी किसी भी प्रकार की बात को शेयर करने के लिए राजा से यही मुलाकात उनकी हुआ करती थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे दरबार हॉल भी बनाए हुए थे। और जिस समय ये वाली जो विरासत है मांडू की, जिसे मांडवगढ़ या फिर मांडू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसी को मांडपी का नाम मिला मराठाओं के समय में, तो उस वक्त के बाद से ये वाली जो इमारत है कुछ समय तक खंडहर में तब्दील रही थी। सो ये यहाँ की एक बड़ी इमारत है, जिस इमारत को देखकर लगता है कि शाही इमारतों की श्रृंखला में इसको दर्जा दिया गया है। बहुत बड़ी इमारत ये बनी हुई है और इसी इमारत में आज के वक्त में 400-500 साल पुरानी जो यहाँ के राजाओं की छाप है वो साफ तौर पर देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जब मराठाओं ने अपनी राजधानी को मांडू से तब्दील करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर लिया था, तो ये वाला स्थान तकरीबन 100-150 वर्षों तक बिल्कुल खंडहर में वीरान में पड़ा रहा था। और आसपास के हिस्से में बारिश ना होने की वजह से जो भी शेर थे यानी कि जो नाहर थे वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आया करते होंगे, क्योंकि पूरा हिस्सा सुनसान पड़ा था। तो जब अंग्रेज लोगों ने इसको अपने अधीन में लिया तो ऐसा बताते हैं कि इस स्थान पे उन्होंने शेर की मौजूदगी देखी, जिसकी वजह से इसका नाम नाहर झरोखा रखा। और ये झरोखे का जो इतिहास है दोस्तों, वो सामने की तरफ आपको जो झरोखा दिखाई दे रहा है वहाँ से वो शेर को देखा करते थे, जिसका नाम नाहर झरोखे के नाम से, नाहर खिड़की के नाम से ज़्यादा विख्यात बताया जाता है। और सैनिकों के रुकने के आवास स्थली को आज हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए जिसमें ऊपर की टंकी से वही पानी को डाला जाता होगा, तो प्रेशर से बीच वाले हिस्से से फाउंटेन खिलता होगा। यहाँ पे चांदनी रात का एक अद्भुत नज़ारा बनता होगा और जश्न मनाए जाते होंगे इस स्थान पर, और राजा के आदेश का पालन किया जाता होगा। उनके जानवर वगैरह यहीं पे बांधे जाते होंगे और सैनिकों के सीधा राजाओं के साथ में भेंट इसी हिस्से पे हुआ करती थी। अंदर की तरफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कमरे यहाँ देख सकते हैं। कुछ पुराने जो खंडर भाग हैं जो ऊपर लगे हुए थे वो टूटे पड़े हैं। इधर की तरफ चलेंगे, काफ़ी कुछ कमरे बड़े बड़े हैं, तो इससे पता लगता है कि विशेष मंत्रियों के रहे होंगे। जो छोटे कमरे हैं वो नॉर्मल सैनिकों के रहे होंगे। सो ये एक लंबी कतार, एक दालान सा बना हुआ है और सबकी जो शेप है ना वो लगभग कॉमन है, एक जैसी शेप बनी है। कुछ यूनिक हमें देखने को नहीं मिलता है इस प्रकार की शेप में। यहाँ आ जाते थोड़ा सा इधर के अंधेरे वाले कमरों को देख लेते हैं। एक गैलरी में 3-3, 4-4 कमरे बने हुए हैं और इन्हीं कमरों के साथ साथ में ऊपर जाने का हिस्सा भी दिखाई देता है। सो ये था दोस्तों यहाँ की कनेक्टिविटी वाला भाग। ऊपर की तरफ वही जो मुगलिया समय की जो डायमंड शेप है वो देखने को मिलती है। तो इससे पता लगता है कि नाहर झरोखे का ये वाला जो स्थान है वो शुरुआत तो परमार राजाओं के द्वारा किया गया होगा, लेकिन बाद के खिलजी और मुगल शासकों के समय की यहाँ पे छाप आसानी से देखने को हमें मिलती है। और इसी झरोखे के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में आपको त्रिपोलिया देखने को मिलेगा, यानी कि मुख्य 3 दरवाजों वाली इमारत है, जहाँ पे हो सकता है कि राजाओं के साथ में मीटिंग वगैरह की जाती होगी और इस हिस्से में उनके सैनिक वगैरह बैठते होंगे। इधर भी देखो कुछ इमारतें थी जो टूट गई आज के वक्त में, उनके पिलर मात्र नीचे वाले भाग बचे हैं और ये उस समय की इंटरकनेक्टेड ये जो कुंड बने हुए हैं। नीचे की तरफ इसके बेसमेंट में काफ़ी सारे कमरे होंगे, सेम कमरे वहाँ भी बने हुए हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ का नाहर महल और सामने की तरफ हिंडोला महल हमने देखा। अब दोस्तों हम आगे तो जाएंगे जहाँ पे शाही महल के दर्शन हम लोगों को हो पाएंगे।